नेक्स्ट इज द केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एक रिएक्शन आपके सिलेबस में मेंशन्ड है जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि ओसाजोन फॉर्मेशन कहते हैं इसको। ओसाजोन फॉर्मेशन क्या होता है अब हम भी देखेंगे इसको आने वाले टाइम में, अभी जब हम इसका मैकेनिज्म और रिएक्शन स्टडी कर रहे होंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ओसाजोन फॉर्मेशन ग्लूकोज की प्रॉपर्टी भी है, फ्रक्टोज की प्रॉपर्टी भी है, गैलेक्टोज की प्रॉपर्टी भी है, यानी जितने भी मोनोसेकेराइड है वो ओसाजोन बनाते हैं। तो ग्लूकोज का जो ओसाजोन बनेगा उसको ग्लूकोसाजोन कहते हैं, फ्रक्टोज से जो ओसाजोन बनेगा वो उसको फ्रक्टोसाजोन कहते हैं, और इस तरह से इसकी नेमिंग होती रहती है। अब इंटरेस्टिंग एक चीज़ और भी है कि जैसा ओसाजोन ग्लूकोज बनाएगा वैसा ही ओसाजोन बिल्कुल सेम फ्रक्टोज भी बनाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि वाई ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म सेम ओसाजोन, यानी कि एक में आप देखते हैं कि बाकी स्ट्रक्चर तो सेम है, ग्लूकोज के केस में एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, फ्रक्टोज के केस में कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट दोनों सेम ओसाजोन बनाते हैं। ये हम देखेंगे जब हम ओसाजोन रिएक्शन देखेंगे ग्लूकोज की कंपेयर करके फ्रक्टोज के साथ अगले केस में। तो चलिए हम पहले ग्लूकोज की बात कर लेते हैं कि ओसाजोन बनाता है ग्लूकोज, जिसको हम ग्लूकोसाजोन कहते हैं। ओसाजोन रिएक्शन समझने से पहले एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन है कि ओसाजोन फॉर्मेशन के लिए जो रिएजेंट रहता है उसका नाम होता है फिनाइल हाइड्राजीन। ये फिनाइल हाइड्राजीन है। फिनाइल का मतलब है कि आप कई बार बात कर चुके हैं हम, फिनाइल का मतलब है कि यहाँ पे कोई एक 6 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग लगी हुई है, फिनाइल टाइप की या बेंजीन टाइप की रिंग लगी हुई है यहाँ पे। इसको मैंने थोड़ा सा इस सर्कल के अंदर समझाने की कोशिश की है। ये हाइड्राजीन मॉलिक्यूल होता है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक NH2 दूसरे NH2 के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्राजीन। अब इस हाइड्राजीन का अगर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे पहले 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन किसी फिनाइल रिंग ने रिप्लेस कर दिया तो इसको कहेंगे फिनाइल हाइड्राजीन। तो इस रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट यूज़ होगा वो ये वाला रिएजेंट यूज़ होगा, फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है। अब यहाँ पे भी इसकी केमिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे लिखा है व्हेन ग्लूकोज एंड फिनाइल हाइड्राजीन टेकन इन 1:1 मोलर रेशो। तो मोलर रेशो का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का यूज़ कर रहे हैं और एक मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्राजीन का यूज़ कर रहे हैं। अब ये ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कन्फ्यूज नहीं करना है कि वहाँ पे कैसा दिखता था यहाँ पे कैसा दिखता था। आप फार्मूले को देखिए, ये इसका टर्मिनल CH2OH ग्रुप है किसका, ग्लूकोज का। ये इसका एल्डिहाइड ग्रुप है COH या CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है किसका, ग्लूकोज का। ये बीच के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे ना, 4 कार्बन थे, वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं CHOH4, यानी कि 4 ऐसे ग्रुप बीच में लगे हुए हैं। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये एसएच ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्लूकोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, एक मॉलिक्यूल वाटर का लॉस होगा यहाँ पे, और क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा आप देख रहे हैं कैसे लॉस हो रहा है। जो फिनाइल हाइड्राजीन का NH2 ग्रुप है वहाँ से 2 हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन, जब यहाँ से ये निकलता है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये निकल जाते हैं, और आप देखेंगे कि ये वाला जो इसका नाइट्रोजन है डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है कार्बन के साथ थ्रू डबल बॉन्ड, ये वाली सिचुएशन बन गई। तो अब यहाँ पे जो बना है इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री क्या होने वाली, मैंने आपको कहा था कि व्हेन ग्लूकोज एंड फिनाइल हाइड्राजीन इज टेकन इन 1:1 मोलर रेशो। अब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का लिया, एक मोल हमने फिनाइल हाइड्राजीन का लिया, तो ये स्ट्रक्चर है सच बना। बाकी का मॉलिक्यूल सेम रहा, बाकी मॉलिक्यूल को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप पे ही रिएक्शन हुई। लेकिन ये केमिस्ट्री और इंटरेस्टिंग हो जाती है कि यहाँ लिखा है व्हेन ग्लूकोज एंड एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन इज टेकन, यानी कि मोलर रेशो मेंटेन नहीं करनी है, एक्सेस में ले लेना है फिनाइल हाइड्राजीन को, जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, ये इसका फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है जहाँ पे यहाँ रिएक्शन हुई थी जब हम एक मोल यूज़ कर रहे थे। अब एक्सेस का मतलब है कि काफ़ी सारा फिनाइल हाइड्राजीन प्रेजेंट है। जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है कि एक ग्लूकोज के साथ 3 फिनाइल हाइड्राजीन के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सकते हैं, लिखा ना यहाँ पे 3 फिनाइल हाइड्राजीन। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ 3 फिनाइल हाइड्राजीन मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सकते हैं, और रिजल्टिंग कंपाउंड जो बनेगा वो ये वाला बनेगा। आप देख रहे हैं कि बाकी के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो सारे के सारे इंटैक्ट रहे। जो कार्बन 1 जहाँ पे एल्डिहाइड लगा था और कार्बन 2, ये इंटरेस्टिंग है, इसको समझना आपने ध्यान से। कार्बन 1 और कार्बन 2 के साथ ये फिनाइल हाइड्राजीन ग्रुप जुड़ गया है यहाँ पे। फिनाइल हाइड्राजीन कहाँ पे जुड़ा, कार्बन 1 और कार्बन 2 पे। 3, 4, 5, 6 जो कार्बन थे वो एस एच रहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको कहते हैं हम ओसाजोन, क्योंकि ये ग्लूकोज का ओसाजोन है तो इसको कहेंगे ग्लूकोसाजोन। हम पहले बात कर चुके हैं, अगर फ्रक्टोज का होगा तो फ्रक्टोसाजोन। अब यही यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब ग्लूकोज के केस में रिएक्शन बनी तब भी यही कंपाउंड बनता है, और जब फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन होगी तब भी यही कंपाउंड बनेगा, यानी कि कार्बन 1 और 2 ही रिएक्शन में इन्वॉल्व रहेंगे, बाकी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आंसर होगा कि वाई ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म सेम टाइप ऑफ ओसाजोन। इसके साथ साथ और क्या बन रहा है ये भी देखना है। यहाँ पे एक फिनाइल C6H5NH2 बेंजीन रिंग, साथ में NH2 ग्रुप। आपने कई बार पढ़ा हुआ है एनिलीन। बेंजीन रिंग के ऊपर जब कोई NH2 ग्रुप लगा होता है तो उसको हम एनिलीन कहते हैं। एक अमोनिया का मॉलिक्यूल निकला और 2 वाटर मॉलिक्यूल निकले। अब ये थोड़ा और क्लियर होगा कि ये तो हमने समझ लिया कि यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ तो ये स्ट्रक्चर बनता है, बट 3 मॉलिक्यूल कैसे कनेक्ट हुए इसके लिए हमें इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। अगली स्लाइड में देखते हैं। ये मैकेनिज्म है ओसाजोन फॉर्मेशन का। इसको आपने बड़ा केयरफुली अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है लिखने कि डिस्कस ओसाजोन फॉर्मेशन इन केस ऑफ ग्लूकोज। या दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि दूसरा इस तरह से आ सकता है कि एक्सप्लेन वाई ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म सेम ओसाजोन। तो आपको मैकेनिज्म आना चाहिए, आपको एकदम अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि वो सेम ओसाजोन क्यों बनाते होंगे। अब ये रिएक्शन एक्चुअली में यहाँ से शुरू हो रही है। ये रिएक्टेंट है ग्लूकोज। अब स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने का तरीका हर जगह डिफरेंट हो सकता है, बट आप देखेंगे कि एक्चुअल फार्मूला वही है। ये इसका टर्मिनल प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये बीच वाले 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हम सिर्फ फोकस करेंगे इन टॉप के 2 कार्बन पे, यानी कि कार्बन 1 जो एल्डिहाइड वाला है और कार्बन 2, कि ये किस तरह से रिएक्शन करके ग्लूकोसाजोन बना रहे होंगे। तो ये ग्लूकोज साथ में हमने लिया सबसे पहला मॉलिक्यूल। हमने कहा था कि 3 मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन के कंज्यूम हो रहे होंगे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ। तो सबसे पहले हम पहले वाले फिनाइल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रिएक्शन देख लेते हैं। सिंपल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से H2 निकल रहा है, यहाँ से O निकल रहा है, और ये वाला नाइट्रोजन इसके साथ डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। ये हमने पहले देख लिया हुआ है। सो विद द लॉस ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल दिस काइंड ऑफ इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे थोड़ी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये अपने आप को रीअरेंज करता है। इनफैक्ट इसकी फॉर्मेशन का नाम ही है एमाडोरी रीअरेंजमेंट। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो ओसाजोन फॉर्मेशन का जो मॉडर्न मैकेनिज्म है वहाँ लिखा है एमाडोरी रीअरेंजमेंट। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि बाहर से आके कोई न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक टाइप की अटैक हो रहा है या रिएक्शन हो रही है। ये मॉलिक्यूल अपने आप इंटरनल रीअरेंजमेंट शो कर रहा है। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ नाइट्रोजन था, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसने यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। जब प्रोटॉन की फॉर्म में गया तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन यहीं पड़े थे, वो इस कार्बन कार्बन के बीच में आके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना के, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी हो गई थी तो ये वाला बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के ऊपर चले गए, तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं कि पहले ये सिंपल नाइट्रोजन था, इसने जब ये लिया तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये क्या चीज़ बनी, ये वाली चीज़ बनी जिसमें आप लिखा है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप था तो ये नाइट्रोजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या कंडीशन होती है, हाइड्रोजन के सामने कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम आ जाए तो वो फटाफट से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है उसके साथ। तो वही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई। नेट इफेक्ट इज़ कि जैसे यहाँ पे बॉन्डिंग थी, फिर से मॉलिक्यूल ने अपने आप को रीअरेंज करना शुरू किया। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ ये यहाँ पे आया तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, इसका मतलब ये जो डबल बॉन्ड यहाँ था इसने कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ कर लिया। जब यहाँ यूज़ कर लिया तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे हो गए, तो ये जो नाइट्रोजन बॉन्ड था वो अगले वाले नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया, और इसने ऐसा इसको पहले जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया था हाइड्रोजन के साथ, उसके साथ उसने इसको स्नैच अवे कर लिया। तो ये क्या निकला बन के C6H5NH2। ये वो एनिलीन मॉलिक्यूल निकला जो मैंने पिछले रिएक्शन में पिछली स्लाइड में आपको कहा था कि इसमें एक एनिलीन मॉलिक्यूल भी लिबरेट होता है। तो मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने का तरीका यही है कि आपको एक तो पता होना चाहिए कि किस किस तरह से फिनाइल हाइड्रोजन का अटैक हो रहा है, कौन कौन से मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है। 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, एक एनिलीन मॉलिक्यूल निकलता है और एक अमोनिया निकलता है। तो अगर आपको ये 2-3 स्टेप्स याद होंगे तो आपको इसका मैकेनिज्म लर्न करना बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है। एनिलीन का लॉस हो गया यहाँ से, ये वाला पोर्शन एनिलीन का लॉस हो गया यहाँ से इस हाइड्रोजन के साथ। तो ये बचा हुआ स्ट्रक्चर हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया, इसको कहते हैं इम्यूनोकीटोन। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रीटोनिक ग्रुप जनरेट हो गया है, कार्बोनाइल ग्रुप जनरेट हो गया है। तो हमने शुरुआत तो एल्डिहाइड से की थी और यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप। इम्यूनो मतलब नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में
डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको कहते हैं इम्यूनो कीटोन। तो ये वाला जो इंटरमीडिएट बना है इसको इम्यूनो कीटोन, ये भी आपने याद रखना, एक और हेल्पफुल हो सकता है कि जब ओसाजोन फॉर्मेशन हो रही होती है तो इम्यूनो कीटोन्स बनते हैं। तो अगर आपको इम्यूनो कीटोन याद होगा तो आप बड़े अच्छे से लर्न कर पाएंगे इस मैकेनिज्म को। ये एक हुआ। अब क्या होगा, अब दूसरा मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन का, हमने कहा था कि 3 मॉलिक्यूल ऐड होने हैं, पहला मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हो गया, अब दूसरा मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन का ऐड होगा, किसके ऊपर, इम्यूनो कीटोन के ऊपर। काफ़ी सारे हिंट्स हैं, इतना मुश्किल नहीं है इसका मैकेनिज्म याद करना। तो अब ये कहाँ कहाँ एडअप होगा, ये आपको पता है कि ये प्रेफर करता है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर एडअप होना। जैसे यहाँ पे था कार्बोनाइल कार्बन, तो फिनाइल हाइड्रोजन अपने आप को उस कार्बोनाइल कार्बन के साथ एडअप कर रहा था। तो ये सिचुएशन यहाँ पे, जब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो फिर से वही लॉस ऑफ वाटर, पहले समझा चुका हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके बारे में। और ये मॉलिक्यूल ऐसा यहाँ पे कनेक्ट हो गया, बाकी का स्ट्रक्चर सेम। अब तीसरा फिनाइल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल के आएगा, वो कहाँ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, इस मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि बाकी तो सारी पोजीशंस ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, इसके साथ अब कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। और नेट इफेक्ट इज कि यहाँ से अमोनिया का लॉस होगा। तो ये NH2 ग्रुप है, यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्सेक्ट करेगा तो लॉस ऑफ अमोनिया। बाकी NH2 के लॉस के बाद जो बाकी का मॉलिक्यूल बचा, ये C6H5NH, ये थोड़ा ध्यान देना है आपने कि कैसी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। NH2 तो यहाँ से हाइड्रोजन लेके निकल गया अमोनिया की फॉर्म में, अब नाइट्रोजन बचा, नाइट्रोजन के साथ बाकी का मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है और ये सिचुएशन बन जाती है। तो आप देख रहे हैं कि एक फिनाइल हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट है, दूसरा यहाँ पे कनेक्ट है, एंड दिस इंटरमीडिएट और दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड ग्लूकोसाजोन। क्योंकि ग्लूकोज से बना तो इसको ग्लूकोसाजोन कहेंगे, फ्रक्टोज से जब बनेगा तो इसको हम फ्रक्टोजाजोन कह रहे होंगे। लेकिन मैंने पहले कहा कि फ्रक्टोज भी सेम ओसाजोन बनाता है जो कि ग्लूकोज बनाता है। तो ये हम देखेंगे जब हम फ्रक्टोज के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उससे पहले चेन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आप पहले पढ़ के आएंगे तो आपको और समझ में आएगा कि कैसे होता होगा वो, ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होता है, रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है ग्लूकोज का, और कैसे बनता है। सो थैंक यू वेरी मच।